नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और बेसिक स्ट्रक्चर की जो हमने एक सीरीज चलाई है, उसकी एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर का बैकग्राउंड था हमारे पास। ठीक है, हमने कुछ केसेस देखे और हमने एक और चीज देखी, रिजर्वेशन कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर किया गया, क्या सामाजिक स्थिति थी, किन चीजों को ध्यान में रखते इसको इंट्रोड्यूस कराया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। अब आज हम एक स्टेप आगे जाएंगे। ठीक है, हमने एंड किया था कहाँ पे कि शिक्षा में रिजर्वेशन। शिक्षा में रिजर्वेशन आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 4 ऐड किया गया। क्या कहा गया? ये कहा गया कि जो भी शिक्षा संस्थान है, जो भी इंस्टीट्यूट्स है, वहां पे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जनजातियां हैं, उन सब के लिए क्या होगा? रिजर्वेशन का, आरक्षण का क्या होगा? प्रावधान होगा। ये हमारे पास आ चुका है। ठीक, अब इस चीज से दिक्कत हो रही थी किसको? जमींदारों को। ठीक है, जमींदारों को कुछ दिक्कत हो रही थी, तो उस दिक्कत का कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व किया, उससे रिलेटेड क्या केस आए, ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आप सभी लोगों को कोई भी डाउट होता है इस सेशन से रिलेटेड, जीएस पोर्शन से रिलेटेड, तो आप सभी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप सभी लोग मुझे मेल भी कर सकते हो, त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और इस सेशन की जो पीडीएफ होती है, मैं अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ, जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे अपलोड कर देता हूं। तो आप सभी लोगों को उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, और अगर किसी कोई इंस्टाग्राम यूजर नहीं है या फिर कोई मेल नहीं कर सकता, तो वो टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकता है, वहां पे भी मैं आप लोगों के डाउट लेता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं, बैकग्राउंड समझते हैं, फिर हर चीज की शुरुआत हम क्या बैकग्राउंड से ही करते हैं। तो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा कि जो लैंड रिफॉर्म हुए थे, वो सबसे ज्यादा दुखदाई किसके लिए थे? जमींदारों के लिए, जमींदारों के लिए। ठीक है, अब ये लोग चुप बैठेंगे क्या? नहीं, नहीं बैठे ये लोग चुप। इन लोगों ने क्या किया? अभी तक क्या हो रहा था, थोड़ा स्थिति समझो। अभी तक ये लोग सीधा जा रहे थे, आर्टिकल 32 कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे और बोल रहे थे कि देखिए सर, ये हमारे फंडामेंटल जो राइट्स है, इसका क्या है? वायलेशन है। हमारे जो मौलिक अधिकार है, उनका वायलेशन हो रहा है। तो आप आर्टिकल 32 के तहत हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, उनको सेव कीजिए। ठीक है, अभी तक तो ये बात बोल रहे थे। अब इन लोगों ने एक नई चीज सीख ली। इन्होंने कहा देखो, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया है, जिसके तहत क्या हुआ? 9 शेड्यूल ऐड हुआ। ठीक हुआ, 9 शेड्यूल ऐड। 9 शेड्यूल पे इन्होंने कहा कि अब हम सवाल खड़ा करते हैं। 9 शेड्यूल में क्या बोला इन्होंने? इन्होंने कहा कि देखो, 9 शेड्यूल इलीगल है जी। इलीगल कैसे है? झगड़ा क्या था? अभी केस पे बात करते हैं। 1951, अभी देखो आप थोड़ा सोचो, 1950 में क्या हुआ है? संविधान लागू हुआ है। ठीक, और 1951 में कितने सारे केसेस आ गए। ठीक, तो ये बात थी। एक बहुत स्पेशल केस आया, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो झगड़ा क्या हुआ? अब 9 शेड्यूल को क्वेश्चन उन्होंने कैसे किया? झगड़ा असली ये था, दो आर्टिकल है, फिर आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। मैंने आप लोगों को बताया पार्ट 20 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। तो पार्ट 20 में एकमात्र आर्टिकल है आर्टिकल 368। ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर है और ये फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास थी। ये सज्जन सिंह केस में इस पॉइंट को उठाया गया, 9 शेड्यूल पे सवाल उठाया गया। और इसके बाद जनरली जो केस आए, शंकरी प्रसाद जी का केस आया, इसके बाद जो सज्जन सिंह का केस आया, इसके बाद जो गोलकनाथ केस आया, उसके बाद केशवानंद भारती केस आया, इसके बाद मिनर्वा मिल्स केस आया, इसके बाद बामन राव का केस आया। इन सब केसेस में ये जो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 है, यही झगड़ा बन गया। इस ही की वजह से क्या हुए? मैक्सिमम झगड़े हुए। तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 368, अब थोड़ा इसको समझना जरूरी है।
तो इसको समझते हैं हम थोड़ा, ठीक है। आर्टिकल 13 में सब क्लॉज सेकेंड और थर्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सब क्लॉज सेकेंड ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं बनेगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के ऑपोजिट अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं बनेगा, ठीक। और इसी का एक और पार्ट है कि अगर अगर कोई लॉ, ठीक, अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, हिंडर करता है, ठीक है। तो जितना पोर्शन उस लॉ का फंडामेंटल राइट्स को हिंडर करेगा, नुकसान पहुंचा रहा है, चोट पहुंचा रहा है, उतना पोर्शन ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगा। समझ गए? बहुत इजी वर्ड्स में रखा आप लोगों के सामने मैंने, ठीक। एक बार फिर से देखते हैं कि जो सब क्लॉज सेकेंड है उसका एक पार्ट तो कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स के ऑपोजिट कोई भी लॉ बनेगा ही नहीं। अगर इफ केस बन गया तो जितना पोर्शन फंडामेंटल राइट्स को हिंडर कर रहा होगा वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गया आप लोगों। अब इसका तीसरा सब क्लॉज है, आर्टिकल 13 का थर्ड सब क्लॉज है। ये कहता है कि डेफिनेशन क्या है जी लॉ की, कानून का मतलब क्या है, हमें जरा समझा दो। लॉ इंक्लूड्स, अब लॉ में बात लिखी गई है यहाँ पे एक्ट, ठीक है। एक्ट आप सभी लोगों को पता है कैसे पास होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट जी के सिग्नेचर, ठीक है। अगर स्पेशल केस हो तो ऑर्डिनेंस, ठीक है। ऑर्डिनेंस भी लिखा हुआ है इसमें। तीसरा लिखा हुआ है इसमें नोटिफिकेशन, रूल्स, बाय लॉज, ठीक है। ये सब कुछ ऑर्डिनेंस कितने में है, 123 और 213, इन दो आर्टिकल्स, इसके तहत प्रेसिडेंट जी और इसके तहत गवर्नर जी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बोलने पे कौन, प्रेसिडेंट जी, और स्टेट गवर्नमेंट के कहने पे कौन, आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर जी, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। तो आपको लॉज भी क्लियर, आपको ये पॉइंट ना ध्यान रखना है क्योंकि इसके बाद यही काम आने वाला है। तो सब क्लॉज 3 में क्या है, एक्ट, ऑर्डिनेंस, लॉज, बाय लॉज, नोटिफिकेशन, ये सब चीजें क्या होंगी, लॉ में क्या होंगी, शामिल होंगी, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है, होना चाहिए, इतना पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब एक कैच, यहां पे एक कैच पकड़ दो कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मेंशन है, ठीक है। ये ध्यान में रख दिया हमने, ठीक। अब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, झगड़े की तरफ और बढ़ते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक। थोड़ा आर्टिकल 368 को भी समझना जरूरी है कि आर्टिकल 368 क्या है। दो पार्ट में समझते हैं। ये संसद, ये क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है, ठीक है। हमारा संविधान जो बना है वो संसद उसका क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और सेकंड सब क्लॉज में लिखा हुआ है कि क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसीजर है, ठीक है। सेकंड सब क्लॉज में प्रोसीजर लिया गया है। अब थोड़ा देखो, जो नॉर्मल एक्ट होता है उसको पास करने के लिए ज्यादा झंझट नहीं होती, ठीक है। ज्यादा झंझट नहीं होती। लोकसभा स्पेशल मेजोरिटी, राज्यसभा दोनों में से भी किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा सकते हो आप, डिपेंड करता है अलग अलग बिल पे। राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी, उसके बाद प्रेसिडेंट, ठीक है। ये प्रोसीजर है नॉर्मल लॉ का। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे अगर क्या हुआ कि यहाँ पे क्लियर है लॉ, यहाँ पे बिल पास है, राज्यसभा में गिर गया, ठीक है। तो एक जॉइंट सिटिंग बिठाई जाती है, जॉइंट सिटिंग बिठाई जाती है लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर्स की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी है। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, 2/3, और सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, 50% +1, ठीक है। अगर हमारे पास 100 लोग हैं तो जिसके पाले में 51 वोट पड़ गए वो सिंपल मेजोरिटी हो जाएगी, और 100 का 2/3 निकालोगे तो तब जाके क्या होगा, हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी होती है, ठीक। ये क्लियर रखा हमने ध्यान में
क्योंकि यहाँ पे डाउट क्रिएट होता है अगर क्लियर ना हुआ हो। तो आप 368 में समझ गए और आप ये समझ गए हो कि नॉर्मल बिल कैसे पास होता है। अब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी देख लें। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी थोड़ा मुश्किल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना। क्योंकि क्योंकि आप इसमें जॉइंट सिटिंग तो बिठा ही नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या जॉइंट सिटिंग नहीं बिठाई जाती है। ठीक, अब देखो ऑर्डिनेंस नहीं निकल सकता। ठीक है, ऑर्डिनेंस नहीं निकल सकता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। किसी भी बिल को पास करने के लिए हम ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 123 और 213 के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में क्या नहीं निकाल सकते आप क्या ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये ध्यान में रखना, आप लोगों के लिए पेपर में इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक और खासियत है कि अगर फेडरल फीचर से रिलेटेड कुछ मुद्दा हो, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड या फिर पंचायती राज से रिलेटेड या फिर सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, ठीक है, यहाँ पे कोई मुद्दा हो या फिर 7th शेड्यूल से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, ठीक है, 7th शेड्यूल से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना पड़ता है, आधे से ज्यादा राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं ना, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनकी भी परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक, तो कंपैरिजन देखो, जैसे मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया कि आपके पास ब्रिटेन में और यूएसए में यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना बहुत इजी है, यहाँ बहुत ज्यादा टफ है, यहाँ ना को चने चबाने पड़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए। इंडिया का प्रोसीजर क्या है, ठीक ठाक है, ना बहुत ज्यादा इजी है ना बहुत ज्यादा टफ है, कुछ मामलों में ठीक ठाक इजी है, कुछ मामलों में अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखी। अब थोड़ा केस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब स्पेशल कैच क्या है इस पॉइंट में, 1951 में गवर्नमेंट ने जमींदारों से क्या किया, जमीन लेने का प्रयास किया, ताकि क्या करें, समाज में इक्वली क्या किया जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिससे समाज में क्या है, समाज में आए समानता है। ठीक है, तो जमींदारों ने एंगल क्रिएट किया किस पे, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 पे। देखो इन्होंने कम से कम इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इतना खंगाला, इनके लॉयर्स ने, लूप होल ढूंढने के लिए कि आखिर किस पॉइंट पे हम गवर्नमेंट को क्या करें, परेशान कर सके, ताकि जमींदारों की जो जमीन है वो बच सके। ठीक है, तो वकीलों ने एक यही एंगल पाया, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 का एंगल। ठीक है, अब ये एंगल है क्या, आप लोग आर्टिकल 13 समझ चुके हो, आप आर्टिकल 368 समझ चुके हो। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं क्या झगड़ा क्या है। ठीक है, ये आखिर कैच कैसे है। ठीक, आप लोगों को ध्यान से समझनी है ये बातें, क्योंकि अगर कहीं पे भी मिस हो गया ना तो आप लोग नहीं समझ पाओगे कॉन्सेप्ट को। ठीक, और अगर आपने एक बार देख लिया, अगर आप लोगों ने एक बार समझ लिया, तो आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन की समझ बहुत बढ़ जाएगी। ठीक, तो अभी देखो, अब शंकरी प्रसाद ये केस सीधा क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये बात चल रही है, शंकरी प्रसाद जी ने ये तथ्य दिए, ये लॉजिक दिया कि देखो साहब, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये ही क्या है, यही अवैध है। ठीक है, इसको ही नल एंड वाइड कर देना चाहिए। अवैध क्यों है जी, अवैध इसलिए है कि जो आर्टिकल 13 है, ठीक, जो कि बात करता है कि जितना भी पोर्शन आपका, अभी ये बात रखो, राइट टू प्रॉपर्टी आपके फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है अभी तक। ठीक है, आप जमीन रख सकते हो। ठीक, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या एंगल लिया, गवर्नमेंट ने क्या कि आप आप क्या कर सकते हो, आप जमीन ले सकते हो। ठीक, और जब लैंड रिफॉर्म की बात आएगी, लैंड रिफॉर्म की बात आएगी तो उस पे ये क्लॉज काम नहीं करेंगे। ठीक, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर चल रहा है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ठीक, अभी आप ध्यान दीजिए कि आर्टिकल 13 की जो मर्यादाएं हैं, मर्यादाएं मतलब आर्टिकल 13 आपके फंडामेंटल को लेके जो चीज एक्सप्लेन करता है, आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसी चीज का क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। ठीक, तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 अलग अलग कैसे हो सकता है। ठीक, क्योंकि 368
क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। और मैंने आप लोगों को बताया आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में क्या लिखा हुआ है, एक्ट, ऑर्डिनेंस, लॉ, बाई लॉ। तो ये भी तो एक्ट है। तो आर्टिकल 368 भी तो एक्ट है ना। आर्टिकल 368 से भी तो आप एक्ट बना रहे हो। तो वो एक्ट क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। ठीक है, कैच ये है कि वो एक्ट फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। तो इसीलिए जनाब आपको क्या करना है, आप आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 जिसमें कि हमें असमानता नहीं दिख रही है कुछ भी, तो आप क्या कीजिए, आप ये निर्णय दीजिए कि आर्टिकल 13 जो कि फंडामेंटल राइट्स है उनका वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 368 के तहत इस जजमेंट से, तो इसको रिवर्स कर दीजिए। ये प्रॉपर ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गवर्नमेंट जी जरा आप भी अपना स्टैंड बताइए। गवर्नमेंट ने क्या कहा, मैंने आपको अभी प्रोसीजर समझाया। गवर्नमेंट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मानते हैं हम एक्ट है, लेकिन अपने आप में एक अलग एक्ट है, क्योंकि प्रोसीजर ही अलग है इस वजह से। ठीक, प्रोसीजर ही अलग है इस वजह से ये सामान्य आप नॉर्मल एक्ट से इसकी तुलना नहीं कर सकते। ठीक, गवर्नमेंट ने ये एंगल दिया। तो इस वजह से आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 इसको एक समझना बेवकूफी है। ठीक, तो एक आप समझ नहीं सकते इसको। ठीक, तो इस वजह से क्या, आप क्या कीजिए, जो ये केस है इसको क्या कीजिए, रफा दफा कीजिए। तो ये किसी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे कोई केस बनता ही नहीं है। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को फेवर की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फेवर किया, डिसीजन ये दिया कि आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 368 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसकी पावर ज्यादा है। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत आप फंडामेंटल राइट्स, अगर आपको नीड है, फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस कर सकते हो। ये अभी की स्थिति में 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे रखा है। ठीक, कि अभी आप आर्टिकल 368 से आर्टिकल 13 में जरूरत के अनुसार चेंजेस कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम आर्टिकल 368 की पावर को अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ज्यादा बताते हुए इस केस को क्या कर सकते हैं, नल एंड वॉइड करते हैं। ठीक है, और ये केस नल एंड वॉइड हुआ तो फेवर किसका हुआ, गवर्नमेंट का। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा क्योंकि गवर्नमेंट थी पावरफुल, गवर्नमेंट पावरफुल थी। इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को ये बता दिया कि, अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को ये बता दिया कि देखिए हमारे समाज में समानता बनानी बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको अमीर लोगों को थोड़ा गरीब और गरीब लोगों को थोड़ा अमीर करना पड़ेगा, तभी तो इक्वालिटी आएगी, वरना अमीर बहुत अमीर हो रहा है, गरीब बहुत गरीब हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट था उन लोगों का। ठीक है, तो ये बात हो चुकी है, गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन दे दिया है, गवर्नमेंट को डिसीजन मिल चुका है। 368 क्या है, टॉप पे है। इसी से रिलेटेड 1953 में एक और केस हुआ था वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बेला बनर्जी का केस 1953 में हुआ था, बेला बनर्जी का केस। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बात थी और गवर्नमेंट हार गई, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट की स्टेट की जो गवर्नमेंट थी वो हार गई। तो यहाँ पे नेहरू जी ने क्या किया, 1955 में इससे रिलेटेड जितने भी केस थे इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया। अब 9th शेड्यूल में डाल दिया, इससे क्या होगा, आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि 9th शेड्यूल में जो भी केस चला जाता था उस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, मतलब उसको कोर्ट अपने संज्ञान में नहीं ले सकता था, उस पर रिव्यू नहीं कर सकता था। तो ये गवर्नमेंट का सीधा सीधा एक चेतावनी थी सुप्रीम कोर्ट को कि हम समानता स्थापित करना चाह रहे हैं, आप लोगों को हमारे आड़े नहीं आना है। ठीक है, तो ये, और सुप्रीम कोर्ट भी इसलिए डरा हुआ था क्योंकि जनता को वास्तविकता में समानता चाहिए थी। कहीं कहीं ऐसा ना हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बॉयकॉट ना हो जाता, भारत छोड़ो आंदोलन पे ना चल जाता कहीं। तो ये डर बने होने के कारण क्या सुप्रीम कोर्ट ने समझदारी के साथ गवर्नमेंट का क्या लिया, अभी तक पक्ष लिया।
आने वाले केसेस में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये केस हुआ था, ये फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया था, ठीक है। फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और इस केस को क्या कर दिया, 9th शेड्यूल में डाल दिया, ठीक है, ये फैक्ट है। तो आने वाले केसेस में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में भारत की सिचुएशन बदलती है, ठीक है। 1960s का दौर आएगा, 1960s का दौर आएगा, उसमें इंडो चाइना वॉर हुई, इंडो पाक वॉर हुई, कैसे करके नेहरू जी की मृत्यु हुई, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई, उस समय कांग्रेस की क्या स्थिति थी, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपको ये फैक्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने बहुत जरूरी है, जिससे आपकी संविधान की समझ बढ़ सके।